गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। मैं हूं आपका अपना बायो फैकल्टी डॉक्टर सुमित पांडे। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख के समझ ही गए होंगे, आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। आज का लेक्चर जो हमारा है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि हम दो बहुत ही खास डिजीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब अगर जब भी हम ये बात कहते हैं कि हम बहुत खास डिजीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो बच्चों का मेरे सामने एक सवाल आता है, सर खास किस पॉइंट ऑफ व्यू से, डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, डिजीज़ तो डिजीज़ है, हर तरह से खास है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए क्योंकि जब भी एग्जामिनर क्वेश्चन बनाते हैं, अच्छा अगर मेरा आपसे एक सवाल, कल हम इस बारे में बात करेंगे लेकिन क्वेश्चन जो है वो आज ही पूछ लेते हैं कि देखिए, जैसे मान लीजिए एक न्यूज़ आ रही है बार बार कि सिलेबस जो है वो कम हुआ है या सिलेबस में से कुछ टॉपिक हटाए गए हैं। तो मेरा जानना ये है, मेरा पूछना आप लोगों से ये है कि ये जो टॉपिक हटाए गए हैं, इससे क्या लगता है आपको, एग्जामिनेशन का जो लेवल है वो स्लो होगा, मतलब इजी होगा या फिर टफ हो जाएगा? क्या लगता है, गेस करिए। एग्ज़ाम का जो लेवल है वो ऐसा करने से स्लो होगा या टफ हो जाएगा? टफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए आप ही एग्जामिनर हैं, सपोज आप एग्जामिनर हैं, आपके पास 100 पेज हैं क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए, तो आप कोशिश करेंगे कि हर पेज में से थोड़ा थोड़ा पढ़ लें, ओके। लेकिन अगर आप एग्जामिनर नहीं हैं, क्या नहीं है, एग्जामिनर, आप एग्जामिनर नहीं हैं और कोई दूसरा एग्जामिनर है, उसने कॉपी उठाई, उसने देखा यार सिर्फ 20 पन्ने में से ही क्वेश्चन बनाना है, तो वो ज़्यादा डिटेल्ड में जाके क्वेश्चन को फ्रेम करेगा, ओके। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में मलेरिया एंड एड्स। क्या लगता है पहले क्या पढ़ने वाले हैं, मलेरिया या फिर पहले एड्स? पहले मच्छर आया या पहले एड्स? चलिए पहले मलेरिया को पढ़ेंगे, उसके बाद एड्स को पढ़ेंगे। बट पानी पी लें फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए तो आज की हमारी डिजीज़ है मलेरिया। मलेरिया के बारे में हम पहले से बहुत कुछ जानते हैं कि मलेरिया क्या है। एक्चुअली होता क्या है कि मेडिकल एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आदमी डॉक्टर के पास सबसे लास्ट में आता है। होता क्या है कि किसी को कपड़े सिलवाने हों तो सबसे पहले वो कहाँ चला जाएगा, दर्जी के पास, भाई मेरे कपड़े सिलो। किसी का जूता फट गया तो वो चला जाएगा मोची के पास कि मेरा जूता सिलो। लेकिन डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आदमी सबसे लास्ट में आता है। अगर किसी को सर्दी लग रही है तो वो क्या करेगा, भाप लेगा, भाई चली जाएगी, ठीक। किसी को बुखार आ रहा है तो वो अपने मर्जी से पैरासीटामॉल ड्रग ऑफ चॉइस खा लेगा, चलो ठीक है पीसीएम खा लेते हैं, ठीक हो जाएंगे। उसके बाद किसी को अगर पेट में दर्द है, कमर में दर्द है, तो वो क्या करेगा, अड़ोस पड़ोस से पूछ कोई बाम लगा लेगा, सिकाई कर लेगा, फिर वो मेडिकल स्टोर वाले के पास जाएगा। लेकिन डॉक्टर के पास वो सबसे लास्ट में आएगा, सबसे लास्ट में। क्या किसी और प्रोफेशन में ऐसा होता है? नहीं। अगर आपको अच्छा खाना खाने का मन है, बटर पनीर मसाला खाने का मन है, तो आप अपने नज़दीकी अच्छे रेस्टोरेंट में जाएंगे, वहाँ पे खाना खाएंगे और चले आएंगे। बट मेडिकल में ऐसा क्यों है कि हर आदमी डॉक्टर बनना चाहता है या सबको अवेयरनेस है, सबको नॉलेज है? ये कुछ नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया की टेंडेंसी है, बेसिक ह्यूमन नेचर है। आज तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि गूगल पे टाइप कर लेते हैं कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, व्हाट शुड आई डू, ठीक। तो ऐसा नहीं करना है। चलिए फिर शुरू करते हैं। व्हाट इज़ मलेरिया? हम आज से पहले मलेरिया के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम मलेरिया के बारे में कुछ ऐसा जानें जो आज से पहले हम नहीं जानते होंगे, तभी तो फ़ायदा होगा ना। अगर एग्ज़ाम के बाद, पढ़ने के बाद भी हमारी नॉलेज उतनी ही है जितनी हमारी सोसाइटी में आसपास लोगों के पास नॉलेज है, तो इसमें किसका फॉल्ट है? या तो हमारा या तो आपका, या तो टीचर ने अच्छे से पढ़ाया नहीं, या तो स्टूडेंट ने अच्छे से सुना नहीं। राइट और रॉन्ग? ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। मलेरिया, नेक्स्ट स्लाइड। मलेरिया, व्हाट इज मलेरिया? देखिए बहुत सारे अलग अलग तरह के मच्छर बन के आ रहे हैं। मच्छर पे बात करें इससे पहले कहावत है कि एक मछली जो है वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। सुनिए कि नहीं, बहुत लोगों ने सुनी होगी। लोग कहते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। इसी प्रकार एक मच्छर जो है वो पूरा वर्ल्ड कप खराब कर सकता है। अब आप लोग कहेंगे मच्छर वर्ल्ड कप कैसे खराब कर सकता है सर? तो अभी रिसेंटली कल न्यूज़ आई है कि हमारे इंडियन बैट्समैन शुभमन गिल को डेंगू हो गया। सो सैड, बहुत अच्छा बैट्समैन, बहुत अच्छा ओपनर, लेकिन डेंगू हो गया। तो काफ़ी सारे मीम्स, काफ़ी सारे जोक्स भी वायरल हो रहे हैं इंस्टा पे कि क्या फ़ायदा ऐसी बॉडी बनाने का जब एक मच्छर से नहीं लड़ पाए
तो क्या शुभमन गिल इतने कमज़ोर हैं? मच्छर अगर गिल तो छोड़िए, अगर ग्रेट खली को भी काट लेना तो भी आदमी को बीमार कर ही देगा, क्योंकि मच्छरों के पास वरदान है। अगर मच्छर बीमार करेंगे नहीं तो डॉक्टर के पास पेशेंट आएंगे कैसे? अगर डॉक्टर्स के पास पेशेंट नहीं आएंगे तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की दवाइयाँ बेचेंगी कैसे? वो एमआर कैसे कमाएगा? वो मेडिकल स्टोर वाले कैसे कमाएंगे? आप लोग जो डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, ये क्यों? देखिए, पहला रीज़न तो मान सकते हैं बहुत लोगों का होगा कि सर मुझे ना सर्व करना है, लेकिन बहुत सारे चीज़ों के बीच में एक रीज़न आता है पैशन का, ठीक, पैसे का, कि पैसा अच्छा मिलता है। एक बहुत ही फेमस सिंगर है, इनका नाम है डिवाइन। उनका एक सॉन्ग है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो पैशन ना दे पैसे वो पैशन नहीं सिखाता है। तो मनी इज़ द मैटर ऑफ कंसर्न। चलिए जी, व्हाट इज़ मलेरिया? अ डिजीज कॉज बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट ट्रांसमिटेड बाय द इन्फेक्शियस मॉस्किटो। अगेन आई रिपीट, अ डिजीज विच इज कॉज बाय अ प्लाज्मोडियम पैरासाइट कॉज बाय अ मॉस्किटो। मीन्स मलेरिया क्या है? मलेरिया एक ऐसी डिजीज है जो कि किसके? प्लाज्मोडियम की वजह से होती है। लेकिन ये प्लाज्मोडियम जो है वो ट्रेवल कैसे करता है, वो ट्रांसपोर्ट कैसे करता है? वो करता है कैसे? हमारे इन्फेक्शियस मॉस्किटो की वजह से। यानी कि अगर मच्छर जो है वो मीडियम ना हो तो प्लाज्मोडियम क्या हमारी बॉडी में आ पाएगा? यस और नो? नहीं आ पाएगा। अगर सोसाइटी से हम मच्छरों को एलिमिनेट कर दें पूरी तरीके से, तो क्या हम डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, इन तरह की बीमारियों से बच जाएंगे? 100% बच जाएंगे। तो फिर ऐसा करते क्यों नहीं है? सरकार के पास बहुत पैसा है, लोगों के पास बहुत पैसा है, एक से एक अमीर आदमी है। शुभमन गिल जो इंडियन टीम में क्रिकेटर, उनके पास क्या पैसे की कमी है? लेकिन आखिर क्यों डेंगू हो गया? क्यों ऐसा नहीं होता है कि हम मलेरिया के ऊपर फाइट जीत जाएं, हम डेंगू के ऊपर फाइट जीत जाएं, हम मच्छरों को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दें? तो जिन लोगों ने मेरी ह्यूमन की क्लास करी होगी उन्होंने ये बात जानी होगी, उन्हें ये पता होगा कि देखिए, दुनिया में सबसे लड़ाई जीती जा सकती है लेकिन मॉस्किटोज से नहीं। हम मॉस्किटोज को मारने के लिए क्या करते हैं? हम एक नया एडवांस तरीका निकालते हैं कि चलो भाई ऐसा करते हैं तो मॉस्किटो मर जाएंगे। अगर बहुत 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 एशियन टाइम में चलें तो मॉस्किटो को कैसे? बहुत सारा धुआं लगा देते थे कि धुआं लगा दिया इससे मॉस्किटो मर जाएगा, ठीक। लेकिन हुआ क्या कि वो मॉस्किटोज धुएं के भी हैबिचुअल हो गए। बोले चल चल अपने को कुछ नहीं होता, ठीक। फिर लोगों ने कहा अच्छा, तो फिर क्या किया? धुएं में कुछ केमिकल्स बनाया गया, मॉर्टिन बनाया गया कॉइल वाला। आप सभी लोगों ने अपने अपने घरों में देखा होगा कि जो कॉइल वाला मॉस्किटो होता है। बट बहुत सारे जोक्स आते हैं कि अपन को मॉस से डर नहीं लगता, कभी कभी तो लगता है अपन ही भगवान है। वो क्या करता है? वो मच्छर कॉइल के ऊपर बैठा होता है और धुआं जल रहा होता है। फिर हमने और एडवांस किया, फास्ट कार्ड आया कि कार्ड जला दीजिए, मच्छर, कुछ मच्छर मरे कुछ नहीं मरे, स्प्रे आए। तो होता क्या है कि जैसे जैसे हम एक तरीका ढूंढते हैं मच्छरों को मारने का, मच्छर की बॉडी तरीका ढूंढ लेती है उससे बचने का। तो मच्छर एडवांस हुआ, हम स्मार्ट हुए, या कंडीशनल ऐसी है ना। होता क्या है कि एक चीज़ आती है, इसे कहते हैं म्यूटेशन, मीन सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। तो मच्छर भी म्यूटेट करेगा साथ साथ। अगर ह्यूमन म्यूटेट करेगा तो मच्छर भी साथ साथ म्यूटेट करेगा। क्या हम आज वैसे हैं जैसे हम आए थे? नहीं, हम वैसे नहीं हैं जैसे हम आए थे। हाथी, घोड़े, शेर, चीते, भालू, सबका मालिक एक, हमारे पूर्वज एक। हम कहाँ से थे? ह्यूमन, एप्स एंड मंकी से डिराइव थे। लेकिन टाइम के साथ साथ हम म्यूटेट किए कि नहीं किए? बिल्कुल किए। तो ऐसे ही मच्छर भी जो हैं वो अपने सर्वाइवल के लिए क्या करते हैं? कोई ना कोई नया रास्ता ढूंढ लेते हैं। तो लाइफ कितनी एडवांस हो जाए, साइंस कितना आगे निकल जाए, लेकिन दुनिया में एक चीज़ है जो उन्हें परेशान करती रहेगी, वो क्या है? मॉस्किटो। चलिए जी, तो व्हाट इज मलेरिया? मलेरिया अ डिजीज कॉज्ड बाय अ प्लाज्मोडियम पैरासाइट ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्शियस मॉस्किटो। प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो है वो मलेरिया करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि इन्फेक्शियस मॉस्किटो को काटने की वजह से हो जाता है, ठीक। अब देखिए, जैसे जब कभी चाइना जाइए, जापान जाइए, अगर जो लोग नहीं गए होंगे आई विश कि वो फ्यूचर में जाएं, तो वहाँ पे समझ में नहीं आता कि हमारी बात किससे हुई। सारे एक से दिखते हैं, जितने चाइनीज़ हैं वो एक से दिखेंगे, जितने जैपनीज़ हैं एक से दिखेंगे, जितने रशियन हैं एक से दिखेंगे। लेकिन वहाँ पे रहने वाले लोग आपस में इजीली डिस्क्रिमिनेट कर लेंगे। हम लोग देखेंगे तो हमें सबके कैसा रेस क्या लगेगी? सेम से लगेगी। वो तो छोड़िए, अगर हम साउथ में चले जाते हैं, ठीक है, तमिलनाडु, केरला वगैरह, तो वहाँ पे भी कोई अगर नॉर्थ इंडियन गया तो उसको बड़ी मुश्किल होगी। उसको लगेगा यार सब तो एक से दिख रहे हैं, हाँ सब एक से दिख रहे हैं, कैसे पहचाने? तो ऐसे जो मच्छर होता है, हम लोग पूछे किसने काटा? मच्छर ने काटा। तो सारे मच्छर के एक से ही हैं? मच्छर भी 3 तरह के होते हैं, एनोफिलीज, एसिडीज और क्यूलिक्स। तो 3 टाइप के मच्छर जो हैं वो बेसिकली सोसाइटी में देखे जाते हैं, ओके। बट हम क्या होते हैं? पहचान नहीं पाते हैं।
एसिडिस को ही क्या कहते हैं बताइए? टाइगर मॉस्किटो, क्योंकि इसकी बॉडी पे देखिए ऐसे अलग अलग से क्या दिख रहे हैं? पैचेस दिख रहे हैं। हो सकता है फोटो क्लियर ना हो तो आप अपने मोबाइल में गूगल पे जरूर इसको टाइप करें कि व्हाट इज टाइगर मॉस्किटो, तो आपको एक क्लियर इंडिकेशन देखने को मिलेगा। हर मॉस्किटो अलग डिजीज को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगेन आई रिपीट, हर मॉस्किटो अलग डिजीज को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन जो मलेरिया का रीजन है, जो मलेरिया को कॉज करता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। फीमेल सुनते ही बहुत सारे लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई कि फीमेल जो हैं वो क्या कर रही हैं? खून चूस रही हैं, लेकिन उनकी मजबूरी होती है खून चूसना। आगे जानेंगे क्यों। अगर आप में से किसी को पता हो कि वो ऐसा क्यों करते हैं तो प्लीज़ बताएं। बट मलेरिया कॉज करने के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। पर हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि मॉस्किटो दो और तरह के भी होते हैं, क्यूलेक्स और टाइगर मॉस्किटो, साथ ही साथ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। तो मॉस्किटोज आर बेसिकली 3 टाइप। क्या लगता है और तरह के मॉस्किटोज हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? या सिर्फ यही 3 तरह के मॉस्किटो होंगे सोसाइटी में? ये आपका टास्क है, आपका होमवर्क है, आप इसको पता करके बताइएगा कि क्या है क्या नहीं। अगला स्टेटमेंट लिखा है कि द सीवियरिटी ऑफ अ मलेरिया वेरीज बेस्ड ऑन द स्पीशीज ऑफ द प्लाज्मोडियम। मींस द सीवियरिटी ऑफ अ मलेरिया बेस्ड ऑन द स्पीशीज ऑफ ए प्लाज्मोडियम, कि कितना सीवियर मलेरिया है, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, किस तरह की प्रॉब्लम है, यह डिपेंड करता है कि प्लाज्मोडियम की कौन सी वैरायटी ने हमें अफेक्ट किया। अब सवाल आया कि अरे सर ये तो एक अकेला सब पे भारी है ठीक, तो क्या और भी ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं, बीमारियां हो सकती हैं जो हमारे लिए नुकसान पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो? हाँ जी, 100%। आगे पढ़ेंगे पी वाइवेक्स, पी फैल्सीफेरम, पी ओवेलेक्स, ये क्या होंगे? अलग अलग टाइप होंगे जो हमें क्या कर सकते हैं? मलेरिया कॉज कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक क्लियर। क्या हमारी पहली और दूसरी साइड क्लियर है? 100%। ओके, वापस से देखते हैं हम क्या पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे मलेरिया। मलेरिया में हमने दूसरी स्लाइड को डिस्कस किया जिसके हमने जाना कि मलेरिया क्या है। मलेरिया एक ऐसी डिजीज है जो प्लाज्मोडियम की वजह से कॉज होती है, जिसका कैरियर कौन होता है? मॉस्किटो होते हैं। और मलेरिया की सीवियरिटी डिपेंड करती है कि हमें किस तरह के मॉस्किटो ने काटा है। ओके, मॉस्किटो कितने तरीके के हो गए? 3 तरीके, एनोफिलीज, क्यूलेक्स और टाइगर मॉस्किटो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप यहां तक सब क्लियर। नेक्स्ट है हमारा हिस्ट्री। क्या लगता है कि मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में हम एकदम से सब कुछ जान गए ना? अगर हम डायबिटीज़ की बात करें तो डायबिटीज़ जिसे हिंदी में मधुमेह भी कहते हैं, ठीक। तो आज हमारे पास बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स हैं कि ब्लड शुगर टेस्ट करा लेते हैं, ठीक, हम रैंडम ब्लड शुगर ले लेते हैं, हम फास्टिंग ले लेते हैं। बट स्टार्टिंग के डेज में जब डायबिटीज़ डिस्कवर हो रहा था तब क्या मेडिकल साइंस इतनी एडवांस थी? क्या डॉक्टर्स इतने एडवांस थे? क्या रिसर्चर्स इतने एडवांस थे कि हम एक बार में जान पाएँ कि भाई ये कौन सी बीमारी है, ये कैसे कॉज हो रही है, ये क्यों हो रही है? तो पुराने टाइम पे ये मत सोचिएगा कि पढ़ा मलेरिया रहे हैं और डायबिटीज़ की बात क्यों कर रहे हैं, बिकॉज इन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज इन बायोलॉजी एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। In all entire human physiology, each and every system are interconnected. If you are talking about digestive system, I can easily correlate it with the circulatory system. When I will teach human physiology, then I will definitely let you know that what are the things which are interconnected with each and everything. Okay? तो हिस्टोरिकल एब्सेट की बात कर रहे थे, एक मिनट बताता हूँ। हाँ, तो हम किसकी बात कर रहे थे? मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ की बात कर रहे थे। तो शुरू में इतने स्मार्ट स्पेसिमेन नहीं थे, इतने स्मार्ट डॉक्टर्स नहीं थे, इतने स्मार्ट टेस्ट नहीं थे। तो यूरिन में शुगर का कंटेंट जानने के लिए जो वैद्य होते थे वो क्या करते थे, एक ड्रॉप को यूरिन को लेके अपने जुबान पे रखते थे और साथ ही साथ क्या करते थे, उसको टेस्ट करते थे। तो ये पुराना तरीका था। क्या ये आज की डेट में फॉलो हो रहा है? नहीं। ऐसे ही जब मलेरिया की बात आई तो शुरू में तो ये ऑब्जर्व करना शुरू हुआ कि भाई मलेरिया क्या है, मलेरिया बीमारी क्यों आती है। साइंटिस्ट ने अपने बहुत सारे अलग अलग क्या बनाए, ग्रुप्स बनाए, सेट बनाए, उनकी मीटिंग्स हुई कि ऐसे कौन सी बीमारी आ रही है। तो अगर मलेरिया नाम को देखें, किसको देखें, मलेरिया नाम को, तो MALARIA, ठीक, मलेरिया। तो मलेरिया को अगर संधि विच्छेद करें यानी कि 2 हिस्सों में तोड़े तो क्या आता है, मल प्लस एयर, मीन्स मलेरिया डिजीज वहां देखने को मिली जहां पे गंदगी थी, कूड़ा कचरा था, सीवेज थे, ड्रेनेज सिस्टम थे, पानी इकट्ठा हुआ था। इसीलिए जो एड्स वगैरह आते हैं, क्या आते हैं, जो टीवी में एड्स वगैरह आते हैं, उसमें गवर्नमेंट जो है वो कितने सारे अवेयरनेस प्रोग्राम रन करती हैं ये बताने के लिए कि भाई मलेरिया के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमें पानी इकट्ठा नहीं करना है, हमें गंदगी नहीं रखनी है, कूलर्स में पानी नहीं रखना है, साफ़ सफाई रखनी है। सिर्फ मलेरिया के लिए नहीं, किसी भी ऐसी बीमारी जो कि मॉस्किटोज़ की वजह से होती है। तो क्या लगता है अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो हमारे लिए हेल्पफुल है कि नहीं है?
यस और नो? 100% हेल्पफुल हैं। तो ये बात करते हैं कि साइंटिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, साइंटिस्ट का क्या इसमें रोल रहा मलेरिया को पहचानने में, मलेरिया को जानने में, मलेरिया के बारे में अपना योगदान देने के लिए। एक एक करके डिस्कस करेंगे वन बाय वन। यहाँ पे 3 मेजर साइंटिस्ट हैं, इनका नाम है लेनिस्की, लेवेरियन और रोनाल्डो रॉस। अच्छा देखो, शुरू के 2 साइंटिस्ट जो हैं वो दिखने में विदेशी लग रहे हैं। कहाँ के लग रहे हैं? विदेशी, यानी कि फॉरेनर्स। बट ये जो थर्ड वाले हैं इनसे कुछ अपनापन सा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? क्या इनका चेहरा मेरे चेहरे से मिल रहा है? क्या इनका चेहरा इंडियन लग रहा है? लग रहा है। इसलिए ये क्या है? ये इंडियन साइंटिस्ट हैं। हाँ, इंडिया वाले किसी से कम थोड़ी ना है। भारत वाले क्या कहते हैं कि हम इंडियंस किसी से पीछे थोड़ी ना है भाई। अगर फॉरेनर्स किसी बारे में डिस्कवरी कर सकते हैं, कोई रिसर्च दे सकते हैं, तो क्या हम इंडियंस नहीं दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल 100% दे सकते हैं। ओके, चलिए एक एक करके साइंटिस्ट को पढ़ते हैं और जानते हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन, उनकी क्या डिस्कवरी है और वो मलेरिया के कंडीशन में अपना क्या कंट्रीब्यूशन देना चाहते थे। सबसे पहले साइंटिस्ट थे हमारे लेनिस्की। कौन? लेनिस्की। लेनिस्की सस्पेक्टेड अ रिलेशन बिटवीन मलेरिया स्वैप एंड मॉस्किटो। उन्होंने बताया कि भाई मलेरिया का जो कॉज है, ठीक है, ये जो बीमारी है, इसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिश्ता किससे है? मॉस्किटो से है। ठीक, कहीं ना कहीं किसका रिश्ता किससे है? मॉस्किटो से है। लेकिन अपनी पूरी बात, पूरी कंडीशन, पूरी अपनी नॉलेज को ट्रांसफर क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि पुराने ज़माने की बात है, कई 100 साल पहले की बात है। उस टाइम पे इतने एडवांस माइक्रोस्कोप नहीं थे, इतनी एडवांस लेबोरेटरीज नहीं थी, इतने एडवांस टेक्सचर्स नहीं थे, नॉवेल्स नहीं थे, रिसर्च आर्टिकल नहीं थे। तो उस टाइम पर किसी ने इतना बताया तो भाई बहुत बताया, आसान है क्या? नेक्स्ट है हमारा साइंटिस्ट, कौन? सर लेवेरियन। अच्छा, कभी भी किसी साइंटिस्ट का नाम लिया जाए तो प्लीज़ उसके नाम के आगे सर लगा दिया जाए, क्योंकि इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया वो बहुत ही मुश्किल था और हमारे आपके बस की बात नहीं है कितनी बड़ी बड़ी डिस्कवरीज को करें, लेकिन उन्होंने बताया। लेवेरियन ने क्या बताया? डिस्कवरी दैट मलेरिया इज कॉज बाई अ प्रोटोजोन पैरासाइट। जो हमने पहले लाइन में पढ़ा था कि भाई प्रोटोजोन होता है, वो क्या करता है? मलेरिया उसका कैरियर होता है जो हमारी डिजीज़ को आगे स्प्रेड करता है। फिर हमारे साइंटिस्ट आए, इंडियन के साइंटिस्ट, कहाँ के? अल्मोड़ा के। इन्होंने बताया कि मलेरिया पैरासाइट इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ मॉस्किटो, क्योंकि जब मच्छर काटेगा, ठीक है, कौन सा मच्छर? 3 मच्छर बताए थे, एसिडिस, क्यूलिक्स और फीमेल एनापोलिस मॉस्किटो। तो सर रोनाल्ड रॉस ने बताया कि मच्छर काटने से हो रहा है, ठीक है, गंदगी से हो रहा है, ठीक है, बट मॉस्किटोज भी तो बहुत सारे तरीके के हैं। अगर सोसाइटी में मर्डर हो जाए, ठीक, किसी का मर्डर हो जाए और 3 अलग अलग साइंटिस्ट अपनी रिपोर्ट दें, एक साइंटिस्ट बोलते कि जिसने मर्डर किया वो एक इंसान था, ठीक है, अच्छी बात है। दूसरा साइंटिस्ट कहते कि जिसने मर्डर किया वो एक लड़का था। दोनों बातें ठीक है, क्लू मिला, लेकिन एग्जैक्ट नॉलेज कहाँ मिलेगी कि एक लड़का था जिसकी एज 18 से 20 थी, जो यहाँ का रहने वाला था। तो इन्होंने एक क्लियर इंडिकेशन दिया कि मलेरिया इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ फीमेल एनाफोलिस मॉस्किटो, कि जब फीमेल एनाफोलिस मॉस्किटो उनको बाइट करेंगे तभी मलेरिया होगा, अदरवाइज क्या होगा? नहीं होगा। अब हम जानते हैं अट्रैक्शन ऑफ मॉस्किटो। क्यों काटते हैं मॉस्किटो? क्या मिलता है उनको डिस्टर्ब करके? किसी का खून चूस के मॉस्किटो को क्या खुशी मिलती है? कोई खुशी नहीं मिलती है। उनकी अपनी मजबूरी है, ठीक। भगवान ने उनको प्रकृति ऐसी दी कि उनको मच्छर का खून पीना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग हंस रहे हैं कि फीमेल है इसलिए। नहीं, फीमेल नहीं है, वो जो करते हैं वो जरूरी के लिए करते हैं। आगे बताएंगे क्या होते हैं। उनके एग्स जो होते हैं उनके पेट में होते हैं, उनको मॉस्किटो उसको ब्लड चाहिए ही चाहिए होता है ताकि वो उनको फर्टिलाइज कर सकें। लेकिन क्वेश्चन आता, देखो कितना खूबसूरत मॉस्किटो है। सोच रहा है मेरी ऐसी क्या मजबूरी थी कि आज लोग हमको पढ़ रहे हैं? मजबूरी नहीं है, ये आपने कुछ हासिल किया है ज़िंदगी में कि लोग आपको पढ़ रहे हैं, डॉक्टर्स इंजीनियर पढ़ रहे हैं, कितना पैसा कमा के दे रहा है इन लोगों को, बट कई लोगों की जानें भी तो जा रही हैं। तो ख़राब है। देखिए, अट्रैक्शन ऑफ मॉस्किटो। मॉस्किटो क्यों काटते हैं? बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर मैं हूँ, मेरा दोस्त है, 2 लोग हैं, ठीक, और ऐसा क्या रीज़न है कि मेरे दोस्त को ज़्यादा मच्छर काटते हैं, मुझे ज़्यादा मच्छर नहीं काटते हैं? तो बच्चों को लगता है कि वो मजाक में पूछ रहे हैं, वो तफरी के मूड में, हंसी मजाक के मूड में है, लेकिन इसके पीछे एक रीज़न है। जिन लोगों का बॉडी टेम्परेचर हाई होगा उनको मच्छर क्या करेंगे? हमेशा अट्रैक्ट करेंगे, मतलब मच्छर उनकी तरफ आ जाएंगे। जिनकी बॉडी में CO2 जो है वो एक्सेल ज़्यादा होगी कार्बन का, उनको भी मच्छर क्या होंगे? उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और ब्लड में, स्वेट में एक कंपोनेंट जैसे कहते हैं अलोम्स, वो जिसमें ज़्यादा होगा उसकी तरफ भी मच्छर क्या होंगे? अपने आप खींचे चले आएंगे, आकर्षित हो जाएंगे, ठीक। लेकिन मच्छर ये सब करते क्यों हैं? ऐसी क्या मजबूरी है? भाई मच्छर किसी और का खून चूस लें, इंसानों का खून ही क्यों चूसते हैं?
एक्चुअली होता क्या है कि हमारे ब्लड में एक बहुत अबंडेंट प्रोटीन होता है जिसे कहते हैं सीरम एल्ब्यूमिन। ठीक, मच्छर को बस यही चाहिए होता है और उन्हें हमसे कुछ नहीं चाहिए। कितना छोटा सा तो मच्छर है। कई लोग क्या करते हैं कि हम जीव हत्या नहीं करते हैं, हम जानवरों को नहीं मारते हैं, अगर हमको खा रहा है तो खा लेने दो। नहीं 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 नहीं, नुकसान हो जाएगा, बहुत कुछ लेने के देने पड़ जाएंगे, जान जोखिम में आ सकती है, तो ऐसा ना करें। ओके, सीरम एल्ब्यूमिन इज रिक्वायर्ड फॉर द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। वो अपने फर्टिलाइजेशन के लिए क्या करते हैं, हमको काटते हैं ताकि अपने जीवन यापन कर सकें। नए छोटू एंड मोटू मच्छर को क्या दे सकें, जन्म दे सकें, ताकि वो लोगों का खून चूसें, उन्हें परेशान करते रहें। और जिन लोगों ने मच्छर को मारा तो वो बड़े होकर कह सकें कि बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला देगा दे तेरा कौन फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। फैजल नहीं, फैजल यहाँ कहाँ आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। पक्का, प्रॉमिस। नेक्स्ट है हमारा मलेरियल पैरासाइट। क्या है मलेरिया पैरासाइट? ठीक है भाई, प्लाज्मोडियम है। लाइफ साइकिल जो है वो दो लोगों को, दो होस्ट रिक्वायर करती है। देखिए प्लाज्मोडियम है, उसको भी तो होस्ट चाहिए, किसी के अंदर रहेगा तभी तो किसी के अंदर पहुंच पाएगा, मानते हैं कि नहीं? तो उसका जो प्राइमरी होस्ट हुआ वो कौन हुआ, मॉस्क्विटो। सेकेंडरी होस्ट, सेकेंडरी होस्ट, हेलो, सेकेंडरी होस्ट कौन हुआ? सेकेंडरी होस्ट हुआ ह्यूमन। लेकिन अगर क्लिनिकली बात करें कि क्लिनिकली प्राइमरी होस्ट कौन हुआ, कि मॉस्क्विटो किसको नुकसान पहुंचा रहा है, तो मॉस्क्विटो नुकसान पहुंचा रहा है ह्यूमंस को। मॉस्क्विटो नुकसान पहुंचा रहा है ह्यूमंस को, या फिर मॉस्क्विटो के अंदर जो प्लाज्मोडियम है वो बंदूक जान ले रही है, या बंदूक के अंदर का कारतूस, दोनों ही जान ले रहे हैं। ठीक, यहां तक क्लियर? डाइजेंटिक का मतलब होता है एक ऐसी लाइफ साइकिल जिसमें दो होस्ट इन्वॉल्व हो। तो कौन कौन से दो होस्ट इन्वॉल्व हैं? एक हमारा क्या है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्विटो, और दूसरा कौन सा है, ह्यूमन बीइंग। एक स्पेशल पॉइंट लिखा है, एज पर द मलेरिया मॉस्क्विटो फीड्स ऑन द ब्लड सर्व एज अ वेक्टर ऑफ द होस्ट केज ऑफ द मलेरिया पैरासाइट। कोई बताएगा ये क्या कहना चाह रहे हैं? मीन्स मलेरियल मॉस्क्विटो जो है वो एक वेक्टर यानी कि एक एजेंट के तौर पे है, क्या, ब्लड पे फीड करके बीमारियों को फैलाने के लिए। कैसे फैलाते हैं वो बताएंगे, आगे आएगा स्टेजेस आएंगी, क्या स्टेजेस होती हैं तो उसमें हम जानेंगे क्या होंगी, बताइए। इन्फेक्शियस स्टेज, फीडिंग स्टेज, शफना डॉट स्टेज, रॉस्टर स्टेज, कि कैसे वो स्प्रेड होता है। नेक्स्ट चलिए आ भी गया। नेक्स्ट लिखा है स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल इन ह्यूमन। तो 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहले सिर्फ हम स्टेजेस का क्या कर लेते हैं, नाम याद कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेजेस का नाम याद कर लेते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि मलेरिया में कितनी स्टेजेस होती हैं ह्यूमंस में, तो आप क्या बताएंगे? 4 स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी? स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। यानी कि कौन कौन सी? इन्फेक्शियस स्टेज, फीडिंग स्टेज, शफनस डॉट स्टेज और रॉस्टल स्टेज। ठीक। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कहते हैं आज मच्छर ने काटा, इसको फट से मार दो वरना ये हमको क्या करेगा, कल परसों मलेरिया कर देगा। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक चीज़ आती है, इसे कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। काटा भले उसने आज है, आपको जो दिखा है, लेकिन वो जो बीमारी हुई है वो कोई 14 दिन पहले ही काट के चला गया है, इसलिए बीमारी हुई है। क्या समझे? वो कोई है जो 14 दिन पहले ही काट के चला गया है। तो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। आइए देखते हैं स्टेज 1 में क्या होता है। इन्फेक्टेड स्टेज इज स्पोरोसाइट व्हेन मॉस्किटो बाइट ह्यूमन, इट रिलीज द सलाइवा इन नोज ब्लड, थाउजेंड ऑफ स्पोर्स आर रिलीज इन इट एंड रीच द ब्लड एंड लिव थ्रू इट। होता क्या है, जब मॉस्किटो काटता है, ठीक है, तो उसकी डंक से उसका सलाइवा जो है हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है, हमारे ब्लड में चला जाता है। ठीक। और उस ब्लड में बहुत सारे स्पोरोजोइट्स होते हैं, मीन्स ऐसे एजेंट होते हैं जो मलेरिया कॉज करने के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो अंदर ट्रेवल करेंगे, डिवाइड करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, संख्या बढ़ाएंगे और हमको क्या कर देंगे, बीमार कर देंगे। ब्लड के थ्रू ये कहाँ पहुँचेंगे? लीवर में, लीवर की साइड पर पहुँचेंगे, अपना घर बनाएंगे और फिर लीवर से क्या करेंगे, पूरी बॉडी में ट्रेवल कर जाएंगे और हमको बीमार करने की पूरी कोशिश शुरू कर देंगे। तो पहली स्टेज है इन्फेक्शन स्टेज। दूसरी स्टेज है हमारी कौन सी? फीडिंग स्टेज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रेपोजाइट। पैरासाइट ब्रेक इनटू हिम प्लस ग्लोबिन एंड इट इज यूटिलाइज। होता क्या, उनका टारगेट क्या है? देखिए, सिर्फ और सिर्फ ग्लोबिन चाहिए उनको। क्या चाहिए? ग्लोबिन, जिसके चक्कर में वो झगड़ा करते हैं, वो मारपीट करते हैं मार कुटाई करते हैं कि भैया हमें हमारा हक दीजिए, हमें जो चाहिए वो हमको दीजिए, हमें जो चाहिए वो हमको नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा, झगड़ा होगा। और ग्लोबिन प्रोटीन को वो खा लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे,
अगर ग्लोबिन प्रोटीन को उन्होंने खा लिया तो क्या बैलेंस बिगड़ा, हीमोग्लोबिन में हिम अलग हुआ और ग्लोबिन अलग हुआ कि नहीं हुआ, तो ऐसे में क्या होगा, हीमोज्वाइन स्टेज आ जाएगी, मीन्स थक्के अलग से बन जाएंगे, क्लॉट बन जाएंगे और ब्लड जो है पूरी तरीके से क्या होगा, टूटने लगेगा, तोड़ दिया उन्होंने, खराब कर दिया। ठीक, ये कौन सी स्टेज में देखने को मिलेगा हमको, शफनर्स डॉट स्टेज में। सिर्फ और सिर्फ स्टेज पूछी जा सकती है एग्जाम में कि इन्फेक्शियस स्टेज में क्या होगा है, और हमारा फीडिंग स्टेज में क्या होगा, शफनर डॉट स्टेज में क्या होगा, रॉस्टल स्टेज में क्या होगा। एक जनरलाइज स्टेटमेंट आ सकता है कि अगर पैरासाइट जो है वो हीमोग्लोबिन को तोड़ रहा है तो कौन सी स्टेज है, स्पोरोजॉइड्स जो है वो ब्लड के अंदर जा रहे हैं तो कौन सी स्टेज है, हीमोग्लोबिन अलग के हीमोज्वाइन ग्रेन्यूल बन गए तो कौन सी स्टेज है। उसके बाद क्या होगा, लार्वे ऑफ द मेसोजॉइड्स आर फॉर्म्ड एंड अरेंज्ड इन पेटल्स लाइक, ऐसे करके पेटल्स की तरह ब्लड के सेल में आरबीसी में अरेंज हो जाएंगे, और जब बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो आरबीसी क्या करेगा, बस्ट हो जाएगा, और जब बस्ट हो जाएगा तो कोई चीज़, अगर एक गुब्बारे के अंदर बहुत सारी मधुमक्खियाँ पैक हैं और वो गुब्बारा फूट जाए तो मधुमक्खी को आज़ादी मिल जाएगी ना कि वो कहीं भी ट्रेवल कर सकता है। तो यही होगा किसमें, रॉस्टल स्टेज में, और फिर हमारी पूरी बॉडी में सिम्टम आना शुरू हो जाएंगे। अगर कोई पूछे कि कौन सी स्टेज के बाद सिम्टम आता है तो हमारा आंसर क्या जाएगा, रॉस्टल स्टेज। कब आएगी, 14 डेज के बाद, मीन्स आज अगर हमें किसी मच्छर ने काट लिया तो फिर कब स्टेज आएगी, 14 डेज के बाद। इसे क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। आगे बढ़े, वेरी गुड। देखिए लाइफ साइकिल ऑफ ए प्लाज्मोडियम, ये हमें क्या दिखाया गया, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल दिखाई गई, वही सारी बातें बताई गई हैं जो अभी तक हम आपसे कह रहे थे, आपसे बता रहे थे। यहां तक क्लियर, बढ़े आगे, ओके वेरी गुड। चलिए लाइफ साइकिल ऑफ ए प्लाज्मोडियम देखिए, When the mosquito bites another human, sporozoites are injected into the bite. क्या किया, मच्छर ने काटा, स्पोरोजॉइट्स आए, ये हमें ब्लैक ब्लैक से दिख रहे हैं, और ये सीधा कहाँ पे आ गए, हमारे लीवर में। पैरासाइट स्पोरोजॉइट्स रीच इनटू द लीवर ऑफ द ब्लड, द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन द लीवर, बस्टिंग इन द सेल एंड रिलीज इन द ब्लड। क्या किया, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया सेल में, और क्या किया, ब्रस्ट किया। फिर क्या किया, उन्होंने अपने एग्स का फॉर्मेशन शुरू किया। कौन सी स्टेज आ गई इनकी, गेमोसाइड स्टेज आ गई। मेल और फीमेल दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन द रेड ब्लड सेल, बस्टिंग द सेल ब्लड सेल, कॉजिंग साइकिल ऑफ द फीवर एंड अदर सिम्टम्स इन द पैरासाइट इन्फेक्ट ऑफ द रेड ब्लड सेल। जब सेल बस्ट करेगा तभी क्या होगा, हमको फीवर आएगा। जब सेल बस्ट करेगा तभी हमको क्या होगा, फीवर आएगा। उसके बाद सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, मेल फीमेल अलग हो जाएंगे। अच्छा, मच्छर के गैमीट्स जो हैं बड़े समझदार हैं, उन्हें पता है कि जो मच्छर हमको काटता है वो सुपरफिशियल से स्टेज से काटेगा। किससे काटेगा, सुपरफिशियल स्किन से। तो वापस से ट्रेवल करके कहाँ पे आते हैं, सुपरफिशियल स्किन में आ जाते हैं। और मच्छर जब काटेगा तो उन्हीं के साथ ब्लड जो सक करेगा तो उनके एग उसके पेट में पहुँच जाएंगे, और क्या होंगे, स्पोरोजॉइट्स क्या करेंगे, सर्वाइवल शुरू हो जाएगा। देखिए फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक्स इन द मॉस्किटोज intestine, mature infective stage sporocyte escape from the intestine and migrate to the salivary gland। यही साइकिल क्या होती रहेगी, बार बार रिपीट करते रहेगी। मच्छर अपने एग्स को ले करते रहेंगे, बीमारी फैलाते रहेंगे, और ये कोशिश रहेगी मच्छरों की कि वो इंसान से जीत जाए, और इंसान की कोशिश क्या रहेगी कि वो मच्छरों से जीत जाए। यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट, आई होप किसी को कोई डाउट ना हो। बस्टिंग ऑफ आरबीसी कोइंसाइड विद द फीवर समटाइम इन द सेवरल स्टेज, हाँ ये हमने पहले ही बता दिया है कि जब आरबीसी बस्ट करेगा तभी क्या होगा, हमको फीवर आएगा। आरबीसी कंटेन ग्रेन्यूल्स, आरबीसी कंटेन ग्रेन्यूल माइग्रेट टू द रप्चर फाइट सुपरफिशियल स्टमक डक्ट। हाँ जी, मींस मॉस्किटो का जो हीमोसील होता है जिसे कहते हैं एम्प्टी स्टमक, वहाँ पे क्या होगा, उनके एग्स होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, जिसके लिए उन्हें क्या रिक्वायर्ड होगा, ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड क्यों रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि उनको क्या चाहिए, सीरम एल्ब्यूमिन। क्या चाहिए, सीरम एल्ब्यूमिन। आगे बढ़ते हैं, सॉरी, अरे हाँ जी, अब बात करें स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम, जो शुरू में बताया गया था। 4 तरह की होती है, पी वैक्स, पी फैल्सीफरम, पी मलेरिया और पी ओवेले। जिसमें से जो सबसे डेंजरस होती है वो कौन सी होती है, पी फैल्सीफरम। कहाँ देखी जाती है, इंडिया में। इंक्यूबेशन पीरियड होता है कितना होता है, 14 डेज। जो सबसे कॉमन देखी जाती है वो क्या होती है, पी वैक्स। क्या सिम्टम होते हैं, वही चिल्स, फीवर, ठंडक लगना। इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप ये नाम जान लीजिए कि 4 तरह का होता है, पी वाइवैक्स, पी फैल्सीफेरम, पी मलेरिया और पी ओवेले। जिसमें सबसे डेंजरस अगर पूछा जाए तो कौन सा, पी फैल्सीफेरम। और सबसे कॉमन जो इंडिया में देखा जाता है कौन सा, पी वाइवैक्स। आगे बढ़ते हैं, सिम्टम पूछा जाए। देखिए सिम्टम एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई बता देगा, हर किसी को पता है कि मलेरिया होता है तो क्या होता है, क्योंकि मलेरिया कोई पहली बात थोड़ी सुना है। मलेरिया तो हम बचपन से देखते आए हैं कि वो मलेरिया हो गया, अरे मलेरिया हो गया, अरे सर ठीक है। तो सिम्टम क्या होगा, सिम्टम कब आएंगे, पहली बात तो ये 14 डेज के बाद आएंगे। अब से अगर कोई आप पूछे
कि सिम्टम कब आएंगे, तो आप ये नहीं बताएंगे कि 14 डेज के बाद सिम्टम आएंगे, आप ये बताएंगे कि सिम्टम जो है जब इन्फेक्शियस स्टेज की 4th स्टेज आएगी, आरबीसी बस्ट हो जाएगा, रोस्टर स्टेज आएगी, तब क्या होगा, फीवर का आना शुरू होगा। ओके, क्योंकि आप पढ़े लिखे लोग हैं। आफ्टर 14 डेज रेस्टलेसनेस, थकावट लगेगी, लेथार्जिक, अरे छोड़ो यार कुछ करने का मन नहीं है। पेन होगा, मीन्स दर्द, पूरी बॉडी में क्या होगा, पूरी बॉडी में पेन महसूस होगा कि भाई बहुत थकान लग रही है, मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। और क्या होगा, पेन होगा। फिर क्या होगा, अगर पेन होगा तो क्या नींद प्रॉपर आएगी, नहीं आएगी। हेडेक होगा, बिल्कुल होगा। एक मेरा क्वेश्चन कि जब हेडेक होता है, किसी को सर दर्द होता है, तो उसके सर पे पट्टी क्यों रखते हैं? अगर किसी को सर दर्द होता है तो उसके सर पे पट्टी क्यों रखते हैं? बताइए, ताकि बुखार सर ना चढ़ जाए। एक्चुअली न्यूरॉन्स जो होते हैं ना, वो हाईली सेंसिटिव होते हैं, किसके लिए, टेम्परेचर के लिए। न्यूरॉन डैमेज होने ना शुरू हो, इसलिए उसके ऊपर ठंडी पट्टी रख देते हैं ताकि इंसान बीमार ना पड़े। कंट्रोल क्या है, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड अवेयरनेस। प्रिवेंशन कैसे, जहां मच्छर दिखे उसको मच्छर की मौत मार दो। ठीक, ये क्या हो गया हमारा प्रिवेंशन। ट्रीटमेंट क्या है, अगर मच्छर हो गया तो डॉक्टर के पास जाना है, अपने आप को डॉक्टर नहीं बनना है। डॉक्टर डायग्नोस करेंगे कि इनको कौन सा मलेरिया है, पी फैल्सीफेरम है, पी ओबेले है, पी मलेरिया है। हाँ ठीक। और अवेयरनेस मतलब कि हमें लोगों को बताना है कि भाई गंदा पानी नहीं पीना है, खुले पानी को नहीं पीना है, साफ़ सफाई रखनी है। इन सब चीज़ों की अगर अवेयरनेस फैलाएंगे तो क्या हम मलेरिया से बचेंगे? बिल्कुल बचेंगे। मॉस्किटो दिखेगा तो कम से कम ये तो नहीं कहेंगे कि भाई मॉस्किटो भैया काट लो, मॉस्किटो भैया काट लो। हाँ, यहाँ तक क्लियर? आई होप क्लियर। ठीक, अब लोग पूछते हैं मेडिसिन कौन सी है? क्विनीन, क्लोरोक्विनीन बहुत ओल्डेस्ट मेडिसिन है, बहुत फेवरेट है, यूज़ की जाती है। अब प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, डक्स पाल सकते हैं। कहाँ पे? जहाँ जहाँ पानी इकट्ठा है, पॉन्ड्स वगैरह में। एक फिश होती है जिसे कहते हैं गैम्बूसिया, देखिए ये बनी हुई है, इसको मॉस्किटो फिश भी कहते हैं। क्या करती है? मच्छर के लार्वों को खा लेती है, मच्छर को खा लेती है। बट क्या ये सब प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। ड्रैगन फ्लाइज लोग पाल लेते हैं। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ये है कि भाई मॉर्टिन जलाएं, ऑलआउट जलाएं, अपने आप को ढक के रखें, साफ़ सफाई रखें, गंदगी बिल्कुल ना रखें और मच्छरों से छुटकारा पाएँ। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मलेरिया। थोड़ा सा तेज़ पढ़ाया क्योंकि पहले से आपके पास स्लाइड तैयार थी, लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना था। एक बात को बार बार रिपीट किया ताकि बात आप तक पहुँचे और आप कम टाइम में ज़्यादा समझ पाएँ। नेक्स्ट हमारी डिजीज़ क्या है बताइए? ओह माय गॉड, एड्स, एक्वायर इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या है भाई? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। जब ह्यूमन हेल्थ का पहला लेक्चर लिया था तो उसी दिन बताया था कि डिजीज आर कैटेगराइज इनटू 2 टाइप्स, वन इज कंजेनाइटल एंड वन इज एक्वायर्ड। कंजेनाइटल डिजीज वो होती हैं जो बर्थ के समय से हो जाएं, जैसे कि CTEV, क्लेफ्ट पैलेट, न्यूरल आर्च ट्यूब ओपन होता है, और हमारा हार्ट जो होता है, बताइए, आर्टिरियल सेप्टम डिसऑर्डर, ये सब क्या हैं? कंजेनाइटल डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज क्या है? जो हमें सोसाइटी से मिली, जो हमने सोसाइटी में रह के एक्वायर्ड कर ली। क्या हो गई ये? एक्वायर्ड डिजीज। तो एड्स के नाम में ही लगा है एक्वायर इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। मीन्स ये जो डिजीज है, ये जो कंडीशन है, ये जो सिम्टम है, ये हमने क्या किया है? ये हमने एक्वायर्ड किया है। कहाँ से? सोसाइटी से, बाहर से। ये कंजेनाइटल नहीं है। कोई बच्चा माँ के पेट से पैदा होते ही नहीं एड्स को लेके आएगा। ये हम क्या करेंगे? अपनी करतूतों की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से एक्वायर्ड करेंगे। यहाँ तक क्लियर? आई होप क्लियर। ठीक है, तो अगर कोई एड्स की फुल फॉर्म पूछे, एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम शब्द आ गया। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर व्हाट इज सिंड्रोम? सिंड्रोम मीन्स ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, मतलब उसके अंदर बहुत सारे सिम्टम्स दिखेंगे, बहुत सारी डिजीज दिखेंगी। सिंड्रोम वर्ड का यूज और कहाँ पे होता है? जेनेटिक्स में होता है। टर्नल सिंड्रोम, क्लिफ्टन सिंड्रोम, ये सारे सिंड्रोम कहाँ देखे जाते हैं? जेनेटिक्स में देखे जाते हैं कि भाई आदमी मेंटली रिटार्डेड भी है, मोरॉन भी है, उसको स्लाइवा भी है, उसकी जीभ भी काम नहीं कर रही, वो बोल भी नहीं पा रहा है, फिजिकली भी रिटार्डेड है। इतनी सारी कंडीशन अगर देखने को मिल रही हैं तो कहाँ देखने को मिल रही हैं? सिंड्रोम में। ठीक, यानी कि जिसमें ग्रुप ऑफ सिम्टम है। अब हमारे पास है डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम। किसकी डेफिशिएंसी होती है एड्स में? इम्यून सिस्टम की। किसकी डेफिशिएंसी होती है?
इम्यून सिस्टम की। एक बार फिर से किसकी डेफिशिएंसी होती है? इम्यून सिस्टम की। यहां तक क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड। ओके, ओहो प्रणाम। ठीक, देखिए हिस्ट्री की बात करें तो कंट्रीब्यूशन जिसका भी हो हमें उसको थैंकफुल होना चाहिए, चाहे वो आर्मी की फाइट हो, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, चाहे आपका लालन पोषण हो, चाहे फैमिली हो, चाहे परिवार हो। जिस किसी का भी कंट्रीब्यूशन अगर आपकी लाइफ में है तो हमें उसके लिए क्या होना चाहिए? हमें उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि अगर उनका कंट्रीब्यूशन नहीं होता, अगर उनका कंट्रीब्यूशन नहीं होता तो क्या हम वहाँ तक पहुँच पाते जहाँ तक आज हम हैं? यस और नो? नहीं पहुँच पाते, बिल्कुल नहीं पहुँच पाते। तो देखिए डिस्कवरीज है कि एड्स की थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं, कहाँ से आया है। सबसे पहली बार जो एड्स देखा गया था वो कहाँ देखा गया था? अमेरिका में। अमेरिका वाले बड़े खुराफाती हैं, बॉम्ब भी गिरा देंगे, एड्स भी देखा जाएगा और हर तरह के खुराफात। जो पावरफुल है उसके दोस्त, जो गरीब है उसको सताओ। ठीक, बड़े चालाक, वेरी चालाक। ठीक, तो हिस्ट्री कहाँ है, कहाँ पे देखा गया था सबसे पहले? अमेरिका में। क्यों? क्योंकि होमोसेक्सुअलिटी है, गे रिलेशन जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, इसीलिए कई बार डिजीज़ को गे डिसऑर्डर भी कहा गया था कि भाई ऐसी बीमारी जो गे से फैली जा रही है। ठीक, इंडिया में कब पाया गया? इंडिया में पाया गया चेन्नई में 1986 में। 1986? हाँ सर, ये तो अभी बहुत जल्दी आया है। बहुत जल्दी आया है, कोई बहुत पुरानी बीमारी थोड़ी ना, 20-30 साल पुरानी बीमारी है। ठीक, कहाँ पे देखा गया था? चेन्नई में देखा गया था, सेक्स वर्कर्स के ग्रुप में। सेक्स वर्कर कौन? जो प्रोस्टिट्यूट वगैरह होती हैं, जिसका धंधा करते हैं, उनमें। अब डिस्कवर्ड किसने किया था? ये दो हमारे फेमस साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर सुनीति और स्टीफन निर्मला, जिनका एक अहम योगदान है इनकी डिस्कवरीज में। इनकी डिस्कवरीज में कि भाई एड्स क्या है, एड्स को प्रिवेंशन कैसे हो सकता है, कंट्रोल कहाँ से करेंगे, कहाँ से आया, क्यों इतना फेमस हुआ, इस तरह का। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। इन 1986 इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ टैक्सोनॉमी नेम्ड ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। हुआ क्या कि 1986 में एक नाम और जोड़ दिया गया, किसकी तरफ से? इंटरनेशनल कम्युनिटी तरफ से, कि इसको क्या बोलेंगे? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। मीन्स ये एक ऐसा वायरस है जो क्या करेगा? ह्यूमन की इम्यूनिटी को वीक कर देगा। तो इम्यूनिटी वीक नहीं होगी तो फिर क्या होगा बताइए? इम्यूनिटी अगर वीक नहीं होगी, वीक होगी, तो बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ डिजीज क्या कर देंगे? आदमी के ऊपर अटैक कर देंगे। अगर इम्यूनिटी वीक होगी तो बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ डिजीज अटैक कर देंगे उसको। मलेरिया भी हो जाएगा, टाइफाइड भी हो जाएगा, कैंसर भी हो जाएगा, रैशेज भी पड़ जाएंगे, स्किन भी खराब हो जाएगी, पिगमेंटेशन भी हो जाएगा, जुकाम भी हो जाएगा, सर्दी भी हो जाएगी, खांसी भी हो जाएगी, और एट लास्ट डेथ, मृत्यु ही शाश्वत सत्य है। ठीक, तो अगर बात करें कि HIV का जो वायरस है कैसा दिखता है, क्यों नहीं काम कर रहे हो भैया? ये डायग्राम बना दिया। देखिए, आउटर इनवेलप, इनर कोर, जेनेटिक मटेरियल और एंजाइम, चार चीज़ें देखने को मिलती है। अभी डायग्राम मत देखिए ज़्यादा, डायग्राम में कन्फ्यूजन हो जाएगा। मेरे सिर्फ और सिर्फ शब्दों को देखिए, डायग्राम हम बाद में दिखा देंगे। ओके, कैसे बना होता है? आउटर इनवेलप, इनर कोर, जेनेटिक मटेरियल और एंजाइम। आउटर इनवेलप में क्या देखने को मिलता है? ग्लाइकोप्रोटीन। कौन सा? GP12 और GP4, GP120। ये देखिए, ये हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? आउटर इनवेलप में। ठीक, क्या है ये? HIV वायरस का स्ट्रक्चर। ठीक, इनर कोर यानी कि P17 एंड P24, ये हमारा क्या आया? इनर कोर। क्या आया हमारा? इनर कोर। ओके, जेनेटिक मटेरियल यानी कि क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल क्या है? DNA, RNA। ये हमको देखने को मिल रहे हैं क्या? प्रोटीएज, इंटरेज और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये क्या है? हमारे जेनेटिक मटेरियल है। ओके, अब क्या ये समझ में आया मोटा मोटा कि क्या होगा उसमें? आउटर इनवेलप, इनर कोर, जेनेटिक मटेरियल और एंजाइम। ठीक है,
अगर पूछें स्ट्रक्चर कैसा, इट इज अ स्फेरिकल एंड अपीयर्स लाइक अ बॉल। क्या ये गोल है या स्फेरिकल है? स्फेरिकल है, बॉल जैसा है, जिसमें क्या देखने को मिलते हैं, स्पाइक्स देखने को मिलते हैं, कहीं पे प्रोटीन अटैचमेंट भी होगा। साइज काफ़ी छोटा होता है, 10⁹। ओके, यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हाँ क्या आया ये मंकी भैया, आया कहाँ से? अगर कोई पूछे कि भाई ये बताइए कि ये जो एड्स है, HIV है, ये कहाँ से आया, तो अगर मैं कहूँ कि बंदरों ने फैलाया, मीन्स ह्यूमंस में कैसे आया, अगर मैं कहूँ बंदरों ने फैलाया, तो क्या आप मेरी बात को मानेंगे? बोलेंगे सर हैं तो इंडिया में, बंदर आपने दिखा दिया हमको क्या कहते हैं, अफ्रीका का, ये कैसे हो सकता है? एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 100% हो सकता है। तो देखिए क्या है ये मंकी भैया, इनको नमस्ते नहीं करना है, इनको गुस्सा करना है कि इन्होंने इतनी बीमारी फैला दी। थोड़ा सा डाइट के बारे में बात कर लें। जैसे बहुत सारे लोग नॉनवेज खाते हैं, मैं उनको ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत करते हैं, नॉनवेज खाते हैं। बहुत सारे लोग ड्रिंक करते हैं, सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है। बहुत सारे लोग स्मोक करते हैं, बहुत सारे लोग डाइट में बहुत अलग अलग चीज़ें खाते हैं। कोई स्नेक खा रहा है, कोई मंकी खा रहा है, कोई छिपकली खा रहा है, कोई मेंढक खा रहा है, ठीक। अब होता क्या था कि देखिए डाइवर्सिटी जो है वो बहुत वास्ट है। डाइवर्सिटी जो है वो क्या है, बहुत वास्ट है, बहुत यूनिक है, बहुत डिफरेंट है। बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं, किसमें, डाइवर्सिटी में। अब सब लोग एक ही जगह पे थोड़ी ना आ गए। आप सभी को भगवान का हमेशा थैंकफुल होना चाहिए कि हमें हिंदुस्तान में जन्म मिला। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान एक विभिन्नताओं का देश है। यहाँ पे झरने भी हैं, पहाड़ भी हैं, गर्मी भी है और बरसात भी है, जाड़े भी हैं, सर्दी भी है, वसंत भी है, पेड़ भी है, रेगिस्तान भी है। तो हिंदुस्तान से खूबसूरत मेरे ख्याल से कोई देश नहीं। अपना भारत महान। अब जो आदमी सऊदी अरब में पैदा हुआ है, जो आदमी ईरान में पैदा हुआ है, जो इराक में पैदा हुआ है, जिसके पास खाने के लिए कुछ है ही नहीं, तो वो तो खाएगा ही नॉनवेज, वो तो खाएगा ही किसको, कीड़ों को, मकोड़ों को। बट क्या हमें उसको खाना चाहिए? अगेन आई रिपीट कि ये आपकी पर्सनल चॉइस है, बट एज अ टीचर, एज अ फैकल्टी, एज अ गार्जियन, एज अ बड़ा भाई, एज अ फ्रेंड, आप जो भी माने, उस तौर पे मैं समझा रहा हूँ कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। क्या ऐसी नीड पड़ गई लोगों को कि वो इनको खाना शुरू किया? क्योंकि रिसोर्सेज नहीं थे, कंपटीशन बढ़ा। जब आप इकोलॉजी पढ़ेंगे, इकोलॉजी में चैप्टर है ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट है शायद, जिसमें इंटरेक्शंस आते हैं, तो उस इंटरेक्शन में एक चीज़ है कंपटीशन। जब जब रिसोर्सेज लिमिटेड होंगी और पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, तो कंपटीशन की जो भावना है वो बढ़ेगी। कंपटीशन क्या होगा? कंपटीशन बढ़ेगा। कौन सा कंपटीशन? इंट्रा कंपटीशन या इंटर कंपटीशन? हर तरह का कंपटीशन बढ़ेगा। अगर छोटी सी एग्जाम्पल है, एक शायर है मुनव्वर राणा, उनका एक शेर है कि किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। तो घर में अगर 3 बेटे हैं तो डिवीज़न हुआ ना 3 हिस्सों में, एक को दुकान, एक को घर, एक को छत। हाँ, किसी के हिस्से में माँ आई, तो ये भी तो एक कंपटीशन ही तो हुआ कि भाई रिसोर्स एक है, प्रॉपर्टी लिमिटेड है, लेकिन दावेदार उम्मीदवार कितने हैं? बहुत ज़्यादा है। तो अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाएंगी तो क्या फाइट होगी कि नहीं होगी? 100% होगी। तो अफ्रीका पे आते हैं, ये टॉपिक पे आते हैं। ये टॉपिक क्यों बताया? अफ्रीका में ग्रीन मंकी पाया जाता था। कहाँ पाया जाता था? अफ्रीका में ग्रीन मंकी। मेरा मोबाइल मुझको याद दिला रहा है कि लेक्चर को 15 मिनट में फिनिश करना है, क्योंकि दूसरा लेक्चर है। अफ्रीका में क्या था? ग्रीन मंकी पाए जाते थे। अब लोगों को कुछ खाने के लिए है ही नहीं अफ्रीका में। देखिए आज भी रिसोर्सेज नहीं है। अभी तो अफ्रीकन लोगों को G20 में शायद वो भी मिल गई है, जगह भी मिल गई है। उनके पास खाने के लिए क्या है? रिसोर्सेज नहीं है। तो भाई रिसोर्सेज नहीं है तो आदमी कुछ तो खाएगा ना। तो वो क्या करते थे? मंकी का मीट खाने लगे। क्या करने लगे? मंकी का मीट खाने लगे। ठीक, बहुत सारे लोग पिग खाते हैं, कुछ लोग बफेलो खाते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें खाते हैं। और ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सी फूड वगैरह देखिए, तो इंडिया में ही आपको बहुत अलग अलग डाइवर्सिटी दिख जाएगी, अलग अलग चीज़ों को खाने वाली। ओके, यहाँ तक क्लियर? इंडिया में ही क्या दिख जाएगी आपको? डाइवर्सिटी दिख जाएगी, अलग अलग चीज़ों को खाने के लिए। तो हुआ क्या कि मंकी के मीट को खाना शुरू किया।
एक थ्योरी ये आती है कि लोगों ने मंकी को मीट खाया, मंकी के अंदर क्या था, HIV का वायरस था, जो कि ट्रांसमिट हो गया किसमें, कहाँ ट्रांसमिट हो गया, जो ट्रांसमिट हो गया ह्यूमंस में। ठीक। दूसरा लोग कहते हैं कि मंकी ने क्या किया, मंकी ने बाइट किया या फिर स्क्रैच किया, मतलब कि काटा या फिर वो खरोच के भागे, तो क्या हो गया, वायरस जो है ट्रांसमिट हो गया। फिर कुछ लोगों ने बताया कि भाई उनके किडनी से कुछ कंपाउंड निकाले गए जिनको दवाइयों के तौर पर यूज़ करना शुरू किया गया, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से डिस्पोज नहीं हो पाए थे, मीन्स उनको न्यूट्रल नहीं किया गया था, उन्होंने क्या किया, डिजीज कॉज कर दी। ठीक। दे कंटेन सिमिलर इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, मीन्स जैसा कहाँ देखने को मिलेगा, आज ह्यूमन में देखने को मिलता है, वैसा मंकी को देखने को मिलता है। तो अभी मंकी मिले तो उसको देख के ये नहीं कहना कितना क्यूट है, नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो ग्रीन मंकी होगा। हिंदुस्तान में जो मंकी पाए जाते हैं अलग पाए जाते हैं, सफ़ेद पाए जाते हैं, लंगूर वाले पाए जाते हैं, लाल मुँह वाले पाए जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ग्रीन मंकी अफ्रीका में पाए जाते थे। अब कोई ये नहीं कहेगा कि सर क्या पता उन्हीं का कोई भाई बहनों ही भतीजा हो, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक, यहाँ तक क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे क्या है, लोकेशन, कि जो वायरस है वो हमें कहाँ देखने को मिलेगा, तो जहाँ जहाँ हमारी बॉडी में फ्लूइड होगा वहाँ वहाँ देखने को मिलेगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बॉडी में फ्लूइड कहाँ कहाँ मौजूद है, तो क्या है, ब्लड, लिम्फ, सीमेन, वेजाइनल फ्लूइड, टीयर्स, स्लाइवा, ब्रेस्ट मिल्क और यूरिन, इतनी जगहों पे हमारा, आ जाओ बस थोड़ा सा रह गया 10 मिनट का, ये लेक्चर फिनिश करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक, हम इसमें पढ़ा रहे हैं एड्स, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो ह्यूमन डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसके बारे में बताया कि भाई एड्स क्या है, एक्वायर्ड है यानी कि सोसाइटी से लिया गया है, सोसाइटी में प्रेजेंट नहीं है। एड्स का वायरस के बारे में बताया, उसका स्ट्रक्चर बताया। अभी बताया कि अगर एड्स का वायरस एंटर कर जाए हमारे अंदर तो उसकी लोकेशन में कहाँ देखने को मिलेगा। इससे पहले एक कहानी सुनाई ग्रीन मंकी की, ये कि मतलब जो ह्यूमंस में आया वो कहाँ से आया, तो बताया जाता था कि अफ्रीका में ये मंकी हैं, मंकी भैया इनके अंदर ये वायरस था, बट रिसोर्सेस की कमी होने के चक्कर में लोगों ने क्या किया, मंकी को ही खाना शुरू किया, तो वो ट्रांसमिट हो गया। कुछ परेशान लग रहा है, तबीयत खराब है क्या? हाँ, थके हुए हैं। ठीक, लास्ट 2 स्लाइड बची हैं केवल। अब बात करते हैं कि मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन की, कि अगर ट्रांसमिशन होगा वायरस का, इन्फेक्शन होगा तो कैसे होगा। बहुत सिंपल सा आंसर है, जहाँ जहाँ होमोसेक्सुअलिटी होगी वहाँ वहाँ हो जाएगा, जहाँ जहाँ सेम सेक्स के लोगों में सेक्सुअल रिलेशन बनेगा, जैसे गे रिलेशंस कहते हैं। अगर होमोसेक्सुअलिटी से बनेगा तो क्या हेटेरोसेक्सुअलिटी से बनेगा? हाँ जी, बिल्कुल बनेगा, 100%। नीडल से बनेगा, बहुत सारे लोगों को शौक होता है किसका, टैटू बनवाने का। टैटू में लोग क्या करते हैं, इन्फेक्टेड नीडल्स को शेयर कर देते हैं इंक को। हालांकि अभी अवेयरनेस आ गई है, बहुत अच्छे अच्छे टैटू आर्टिस्ट आ गए हैं, वो आपके सामने ही क्या करेंगे, नई स्लाइड को निकालेंगे, नई नीडल को निकालेंगे और देन पियर्स करेंगे, बट फिर भी इतना श्योर नहीं होता है। ईयर पियर्सिंग आज भी, अगर हम विलेज में चले जाएं तो क्या होगा, मंदिर मस्जिद के बाहर कुछ लोग बैठे होते हैं, वो ईयर पियर्सिंग को करने लगते हैं, जो कि हाईली इन्फेक्शियस है, और उस पर कभी भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। एक्यूपंक्चर टेक्निक आगे, इसमें नीडल्स का यूज़ होता है। जहाँ जहाँ नीडल्स का यूज़ होगा वहाँ वहाँ क्या होंगे, रिस्क के चांसेस बढ़ जाएंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग बात करते हैं कि एड्स जो है वो अनअवेयर लोगों के बीच में ही फैलेगा, कि जो लोग अवेयर नहीं हैं वो उसको फैला देंगे, लेकिन बहुत बार बहुत बड़े बड़े लोगों से गलती हो जाती है और ट्रांसमिशन जो है वो HIV का हो जाता है। कई बार डॉक्टर जब क्या कहते हैं इलाज कर रहा हो, ओफो ये क्या हो गया, हाँ हम तो क्या स्लाइड चली गई, ओके ठीक है, तो वाइट वाले पे करते हैं तो वापस आ जाता है। हाँ, ड्यूरिंग प्रोसीजर, बहुत सारे प्रोसीजर्स जब हम सर्जरी के दौरान क्या कहते हैं परफॉर्म करते हैं तो भी रिस्क होता है। कैसे, अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट करेंगे, भाई ऑपरेशन हो रहा है, कट लग रहे हैं, बहुत सारा ब्लड बह रहा है, कहीं किसी को अगर इन्फेक्ट कर गया तो चांसेस किसके हो जाएंगे, हमारे ट्रांसमिशन के चांस हो जाएंगे। डायलिसिस, किडनी बनने ख़राब होती है, ब्लड को साफ किया जाता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इन चीज़ों में क्या चांसेस हैं हमारे प्रोसीजर को होने के। ठीक, अब बात करें कि कैन नॉट गेट HIV, कौन से केसेस हैं जिसमें HIV नहीं हो सकती है। अगर हम किसी को किस करते हैं तो HIV होने के चांसेस क्या हैं,
लेस है। लेकिन किस भी कौन सा, जेंटल किस। अगर डीप किसिंग करेंगे तो स्लाइवा वगैरह लोग ले लेते हैं, इसमें क्या होगा, चांसेस हो जाते हैं। हग करेंगे तो भी हम सेफ हैं, फूड भी शेयरिंग में सेफ हैं, स्वेट में भी सेफ हैं। लेकिन क्या ऐसा करना चाहिए? भाई आज है, कल को क्या पता कोई नई डिस्कवरी आ जाए, कोई ऐसा नया वेरिएंट आ जाए। बट फिर भी इन चीज़ों में सेफ है। पर अगर किसी को पता होता है तो सोसाइटी खुद ही अवॉइड कर देती है कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, दूरी बना के रखते हैं। ठीक, कौन सा सेल इफेक्ट होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस से? वो है CD4 रिसेप्टर। कौन सा होता है? CD4 रिसेप्टर। CD4 रिसेप्टर जिन जिन सेल्स पे होगा उन्हीं सेल्स पे ये अटैक करेंगे। कहाँ देखा जाता है? ब्लड में, लंग्स में, और हमारे नर्वस सिस्टम के जो भी सेल्स हैं उनमें क्या देखा जाएगा? CD4 रिसेप्टर। कई बार बीटा सेल्स की भी बात आती है, उसमें भी देखा जाता है। सिम्टम्स क्या होंगे? कोई भी अगर कंडीशन है तो क्या होता है, हमें फीवर आने लगता है। बहुत सारे लोग कहते हैं वो फीवर आ गया, परेशान हो गए। बट फीवर आना एक अच्छी चीज़ है। फीवर ये इंडिकेट करता है कि आपकी बॉडी में कोई बाहर का ऑर्गेनिज्म है जो हमारी बॉडी उससे लड़ रही है। जाहिर सी बात है, लड़ाई करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर छोटी सी एक्टिविटी अगर हम ऐसे ऐसे हाथ को भी रब करते हैं तो भी देखो हमारा हाथ गर्म पड़ता है कि नहीं पड़ता है। मीन्स जब जब कोई एक्टिविटी होगी हीट बढ़ेगी। हम दौड़ते हैं, हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। तो जब भी कोई बाहर से ऑर्गेनिज्म, कोई पैथोजन आता है तो बॉडी क्या करती है? फाइट करती है। ठीक, तो क्या होगा? फीवर आएगा, बढ़ेगा। ठीक, डायरिया होगा, वेट लॉस हो जाएगा और इम्यूनोडेफिशिएंसी हो जाएगी। वेट लॉस की जब भी बात करते हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं, कहते हैं वेट लॉस तो हमारा भी हो रहा है सर, ऐसा तो नहीं हमको एड्स हो गया। नहीं, वेट लॉस का मतलब ये होता है कि सडन वेट लॉस। कैसा? सडन, ऑल ऑफ अ सडन, एकदम से जो है वो वजन गिरेगा। अगर किसी का वजन 80 kg है तो उसका 10 किलो वजन तुरंत गिर जाएगा 10 दिन 15 दिन के अंदर। ठीक, मतलब आपकी बॉडी में परसेंटेज में जितना भी वेट है उसका 10% वेट जो है वो तुरंत गिर जाएगा। ठीक, 10% वेट क्या होगा? तुरंत गिर जाएगा। ठीक, और इम्यूनोडेफिशिएंसी मतलब इम्यून सिस्टम हमारा वीक हो जाएगा। इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा तो फिर क्या होगा? कोई भी चीज़ हो जाएगी। हमको कैंसर हो सकता है, हमको टाइफाइड हो सकता है, कोरोना हो सकता है। ठीक, हमको कौन सा हेलिमेंथिस हो सकता है, प्रोटोजोआ, डेंगू, मलेरिया, कोई भी बीमारी हो सकती है। इम्यून सिस्टम का ही तो फाइट काम होता है कि बीमारी से फाइट करना। लेकिन अगर इम्यून सिस्टम ही वीक हो जाएगा तो क्या हमारी जो कंडीशन रहेगी वो लड़ने लायक रहेगी? नहीं रहेगी। ठीक, नेक्स्ट आता है इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब कितने दिन के बाद असर दिखाता है। तो जो बहुत लकी लोग होते हैं उनमें 3 साल में दिखा देता है। ठीक, वरना जनरली सिम्टम जाता है 5 से 10 साल तक। मतलब अगर किसी को आज की डेट में एड्स डायग्नोस हुआ है तो उसने वो गलती कितने साल पहले कर दी होगी? 10 साल पहले कर दी होगा। किसी को 60 की एज पे हुआ तो उसको कब दिखा देगा सिम्टम? 70 पे। ठीक, तो क्या एक अच्छी चीज़ है? बहुत अच्छी चीज़ है। कम से कम 10 साल का पीरियड तो मिल जाता है। बाकी कोरोना तो आज हुआ कल आदमी खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पे कम से कम 10 से 15 साल का टाइम तो मिल रहा है। बाद में इलाज कराते तो अपना। और 60-65 साल पर कोई मर भी गया उसने ज़िंदगी तो अपनी जी ही ली। मानते हो कि नहीं? नहीं नहीं, कोई 60 साल पे किसी को हुआ, वो 70 पे मर रहा है तो उसको 10 साल का बोनस तो मिल ही गया ना, जी रहा है अपना। ठीक, अब आता क्लिनिकल फीचर्स। क्या देखने को मिलेगा? चिल्स यानी कि ठंड लगेगी, एक्ने, दाने निकल आएंगे। ठीक, लिम्फ नोड में सूजन हो जाएगी। एसिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो कि भाई बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। हमारे सार्गन मतलब कि कौन कौन से रूट से आ सकता है? ठीक, ब्लड से आ सकता है, ऑर्गन से आ सकता है, सीमेन से आ सकता है, ओरल और एनल रूट से। इतने रूट से क्या कर सकता है? ये हमको अफेक्ट, बहुत तेज पढ़ा रहे हैं क्या? इतने रूट से क्या होता है? हमको अफेक्ट कर सकता है। अब कैसे मानेंगे कि हमें ट्रीटमेंट जो है वो शुरू कर देना चाहिए? ठीक, तो इसकी रेंज दी गई है। जब हमारे ब्लड में CD4 का काउंट 200 से भी कम हो जाएगा, ठीक, तब हम आपको डिस्कवर करेंगे, आपको नहीं मतलब जो भी पेशेंट है उसको डिक्लेयर करेंगे कि भैया तुमको एड्स हो गया है। ठीक, मीन्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। उससे पहले वो क्या होगा? HIV की कंडीशन में होगा, मीन्स ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस ने अटैक किया है। बट जब अर्ली स्टेज होती है तो एकदम से बहुत हाई दवाई नहीं चलाते हैं। अर्ली स्टेज में जो उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना शुरू होता है, उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट किया जाता है, इम्यूनो बूस्टर दिए जाते हैं, अच्छी डाइट दी जाती है, अच्छे सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं ताकि आदमी क्या कर सके? अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सके, इम्यूनिटी को बूस्ट कर सके। ठीक, अब आता है डायग्नोसिस की बात आती है। किसकी बात? डायग्नोसिस की। भाई मतलब कैसे पहचाने कि हमको एड्स हुआ है कि हमको नहीं, मतलब किसी भी पेशेंट को एड्स हुआ है कि नहीं। तो कहते हैं कि भाई एलाइजा टेस्ट करा लीजिए। क्या करा लीजिए? एलाइजा टेस्ट,
LISA फुल फॉर्म पता है किसी को? फुल फॉर्म पता है? एलाइजा की फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉल्वेंट एसे। ठीक, ये एलाइजा की क्या है? फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉल्वेंट एसे। लेकिन एलाइजा टेस्ट जो है वो प्राइमरी टेस्ट है। किसका है? प्राइमरी टेस्ट है एड्स का। एलाइजा की एक प्रॉब्लम है, एलाइजा एड्स में तो पॉजिटिव आता ही है, लेकिन एलाइजा 10 और बीमारियों में भी पॉजिटिव दिखा देता है। ठीक, अगर किसी को टाइफॉइड है तो क्या कर देगा? पॉजिटिव। ठीक, डेंगू है क्या कर देगा? पॉजिटिव। बहुत सारी बीमारियों में ये क्या कर देगा? एलाइजा पॉजिटिव दे देता है। अगर ब्लड में कोई ज़्यादा इन्फेक्शन वगैरह कुछ है तो भैया एलाइजा पॉजिटिव आ जाएगा, और एलाइजा पॉजिटिव आएगा, बच्चा घर में आके कूद जाएगा छत से, भैया हमें तो एड्स हो गया, हम घर पे कैसे बताएं। ठीक, चाहे उसका मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन का रीज़न कुछ भी हो, बट एलाइजा इज नॉट अ ट्रस्टी सोर्स। एलाइजा इज नॉट अ ट्रस्टी सोर्स। एलाइजा पे भरोसा नहीं किया सकता है। इसलिए जो दूसरा टेस्ट रिकमेंड करते हैं उसे बोलते हैं वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। कौन सा? वेस्टर्न ब्लॉट। वेस्टर्न ब्लॉट बहुत ही रिलायबल है, बहुत ही इफेक्टिव है, और इसी को भरोसा माना जाता है। जैसे मान लो कोई अगर पेशेंट है जिसको लक्षण है, जिसको सिम्टम है, जिसको प्रॉब्लम है, जिसको परेशानी है, ठीक, तो डॉक्टर उसको पहले तो बोलेगा एलाइजा कराओ। जब एलाइजा पॉजिटिव आ जाएगा तो वो कहेगा चलो अब जाओ वेस्टर्न ब्लॉट करा के आओ। ठीक, ये देखने के लिए कि वाकई में तुम्हें दिक्कत है कि नहीं है। तो ये क्वेश्चन क्यों नहीं आता है कि सर सबसे पहले वेस्टर्न ब्लॉट ही करा लीजिए? सही बात है। अब मेरा एक सवाल, जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, ठीक, तो प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के 3 तरीके होते हैं। एक तो आप किट से चेक कर लीजिए यूरिन सैंपल डाल के, दूसरा यूरिन की अलग एक लेबोरेटरी जांच करा लो, उससे मालूम पड़ जाएगा, और थर्ड क्या होता है हमारा अल्ट्रासाउंड। ठीक, कितने लोग सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं? कोई नहीं, लास्ट में तो जाते हैं, क्या पता किसी दूसरी वजह से पीरियड मिस हो रहा हो, किसी को PCOD PCOS हो, उसमें इरेगुलर साइकिल्स आ जाती है, कई बार लेडीज़ अपनी डेट्स भूल जाती हैं। तो क्या पहला इलाज ही लास्ट इलाज होता है? नहीं। किसी से लड़ने जाओगे तो उसको धमकी दोगे, गाली दोगे, फिर मारोगे, पहले मार दोगे, फिर गाली दोगे, फिर धमकी दोगे, ऐसा थोड़ी ना होगा। ठीक, और वेस्टर्न ब्लॉट जो होता है वो थोड़ा सा कॉस्टली भी होता है। ठीक, और इस तरह की बीमारियाँ देखी जाती है थोड़ा गरीब तबके में देखी जाती है, रिक्शे वाले, ट्रक वाले, इन लोगों में एड्स वगैरह जो होता है वो ज़्यादा देखा जाता है। यहाँ तक क्लियर? अब बात करेंगे भाई ट्रीटमेंट क्या है। अगर पहली बात तो कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, क्या ट्रीटमेंट है? सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, जो सिम्टम दिख रहा है उसका इलाज कर दो। बट अगर CD4 का काउंट गिर गया है तो भैया हम आर्ट का इस्तेमाल करेंगे। आर्ट क्या है? कला। डांस करने को बोलेंगे उसको, ऐसा सिंगिंग करने को बोलेंगे? नहीं। आर्ट का मतलब है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। ठीक, ये थेरेपी चला देंगे कि भाई जितने दिन बचा सकते हैं उतने दिन बचा दें, वैसे आदमी बचता नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाता है। उसका कुछ दिन खींच दें अलग बात है, लेकिन वो मर जरूर हो जाता है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने 2 डिजीज़ को पढ़ा। कौन कौन सी? एक हमने पढ़ा मलेरिया, दूसरा हमने क्या पढ़ा? दूसरा हमने पढ़ा एड्स। एड्स यानी कि एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। आई होप सबको क्लियर हो, सबको समझ में आया हो हमने क्या पढ़ा। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें कोई डाउट हो, जिसमें कोई शक हो, तो आप दोबारा हमसे पूछ सकते हैं। और ये रही हमारी स्लाइड। क्या है हमारा आज का टॉपिक? क्या था? मलेरिया एंड एड्स। किसका सब टॉपिक है? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का। कैसा लगा? आई होप सबको पसंद आया हो। थोड़ा बहुत या बहुत ज़्यादा? बहुत ज़्यादा। मलेरिया के बारे में बताया, उसके बाद हमने क्या बताया? मलेरिया को जो मॉस्किटो फैलाते हैं, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, वो जो साइंटिस्ट थे उनकी डिस्कवरीज के बारे में बताया कि कौन साइंटिस्ट क्या कहना चाह रहा था। उसके बाद अट्रैक्शन, कि भाई मॉस्किटो क्यों अट्रैक्ट होते हैं, प्लाज्मोडियम की उसकी लाइफ साइकिल, ये वाइट सा क्यों हो गया, हम ब्लैक आ गया। ठीक, कौन सी स्टेजेस होती हैं? 4 स्टेज होती हैं, इन्फेक्शन स्टेज, फीडिंग स्टेज, शफनर डॉट स्टेज और नॉस्ट्रल स्टेज। नेक्स्ट हमने जाना कि कैसे ये हमारी बॉडी पे इफेक्ट करता है। उसके बाद हमने क्या जाना? हाँ, स्पेशीज़ कौन कौन सी होती है? P. vivax, P. falciparum, P. ovale और P. malarial। सबसे नुकसानदेह कौन सा होता है? P. falciparum। क्या प्रिवेंशन है, क्या क्योर है, क्या कंट्रोल है, कौन सी मेडिसिन है, और ये है हमारी कौन सी? मॉस्किटो फिश। ठीक, मच्छरों को खा लेती है, लेकिन हर जगह पॉसिबल नहीं कि मच्छरों को साथ में इनको लात में लेके टहलें। फिर हमने क्या जाना? हमने एड्स पढ़ा। व्हाट इज एड्स? एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। हिस्ट्री जानी कि किन लोगों ने एड्स पे वर्क किया, कौन कौन से साइंटिस्ट थे, इनका एक अलग कॉन्ट्रीब्यूशन था एड्स को लेके। नेक्स्ट हमने पढ़ा HIV के बारे में, वायरस कैसा दिखता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, आउटर स्ट्रक्चर, इनर स्ट्रक्चर, जेनेटिक मटेरियल और एंजाइम उसमें कौन कौन से होते हैं।
नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, कहाँ से आया, ह्यूमंस में मंकी थे, इनसे ट्रांसफ़र हुआ, लोगों ने मंकी को खाया, कुछ लोगों ने मंकी को काट के भाग गया, किसी को खरोच दिया, और क्या हो गया, ट्रांसमिशन हमारे अंदर देखने को मिला। लोकेशन कहाँ देखने को मिलेगा, जहाँ जहाँ बॉडी में फ्लूइड होगा, ब्लड ड्रीम्स वगैरह एक्सेट्रा। ठीक, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ठीक है, प्रोडक्शन कैसे करेंगे, कौन सा सेल इफेक्टेड होता है, सिम्टम्स क्या होंगे, और लास्ट में हमने क्या जाना, क्लिनिकल फीचर्स क्या है, एसिम्टोमेटिक क्या है, कौन सा रूट होगा, बॉडी में कितना काउंट गिर जाएगा, तो हम बोलेंगे कि भाई इसका ट्रीटमेंट शुरू करो। आर्ट थेरेपी क्या होती है, डायग्नोसिस क्या है, एलाइजा क्या है और वेस्टर्न ब्लॉट क्या है। यहाँ तक क्लियर? आई होप आज की क्लास में सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्या, स्ट्रक्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल टिश्यू का हमारा टॉपिक फ्रॉग। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। कोई डाउट, कोई सवाल, कोई शक?